Hello students, as we doing the chapter 4th of class 12th, that is the chemical kinetics, here is the lecture number 3. Let's start the video. Today we will discuss about the different factors that affect the rate of the reaction. So before discussing these factors, we will discuss how your reaction generally happens. Let us consider a reaction R changes to product P. ओके तो अगर आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो देयर शुड बी अ कोलिजन इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. फॉर रिएक्टेंट्स टू गेट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स देयर शुड बी अ कोलिजन इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. देयर शुड बी अ कोलिजन इन बिटवीन द reactant molecules. तो अगर आपके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनके बीच में कोलिजन होना नेसेसरी है. इसको मैं अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ. कोलिजन इज नेसेसरी इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर उनको प्रोडक्ट में चेंज होना है. ठीक है, तो अगर ज़्यादा कोलिजन होंगे मीन्स ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोर द कोलिजन्स इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स. ठीक है, मोर विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. More will be the product formation. तो अगर आपके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए. अगर ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. ठीक है, तो अगर आपके ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं किसी रिएक्शन में तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई. तो आप क्या बोल सकते हो, आपकी रिएक्शन की रेट भी क्या है, हाई है. तो आप क्या बोल सकते हो, स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी हाई. स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी हाई. तो क्या किया अभी हमने, रिएक्शन की बात की. रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होता है. ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उनके बीच में कोलिजन्स होना चाहिए. ठीक है, अगर ये कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. और अगर आपके ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ऑब्वियस सी बात है आपकी रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी हाई. तो अगर मैं ब्रीफ में बोल दूं तो क्या बोल सकते हैं अभी हम. ठीक है, सो दोज फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स विच इंक्रीज द कोलिजन्स. तो ऐसे फैक्टर्स जो कोलिजन्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. ऑब्वियस ही बात है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को भी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सो दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज द कोलिजन्स इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स in between the reactant molecules will increase the rate of reaction too. तो क्या बात की हमने, रिएक्शन की बात की. रिएक्शन के लिए हमें कोलिजन्स होने चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ज़्यादा कोलिजन होंगे ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो आपकी स्पीड भी क्या होगी, रिएक्शन की ज़्यादा होगी. तो ब्रीफ में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी कोलिजन्स को क्या करें, ज़्यादा करें, की फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज़ करें. ठीक है, वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या कर देंगे, हाई. सो अवर फर्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब हम बात करेंगे कि कैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. ठीक है, तो इसके लिए हम जनरली एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. मेरे पास ये क्लासरूम है, दूसरा क्लासरूम है. ठीक है,
अब मेरे पास मैं बोलता हूँ यहाँ पे इस क्लासरूम में ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं और इस क्लासरूम में मैं बोल देता हूँ 10 स्टूडेंट्स हैं, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है ना, बाय जस्ट सीइंग यू कैन से दैट कि जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे क्या होगी, लेस पॉसिबिलिटी टू गेट कोलाइड। कोलाइड मीन्स टच बोल सकते हो आप, लेस पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी टू गेट कोलाइड। ठीक है, और अगर मैं बात यहाँ की करूँ तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं और एक बड़ा कंजेस्टेड सा रूम है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि आपके जो ये स्टूडेंट्स हैं आपस में क्या करें, कोलाइड करें। मोर पॉसिबिलिटी टू गेट कोलाइड, ठीक है, तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी रिएक्शन। ठीक है, जो अब हमने पीछे बात की थी, तो इस एग्जांपल को देख के हम बता सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी कोलिजन्स की, और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है आपकी कोलिजन्स की उतनी ही फास्ट आपकी क्या होती है, रिएक्शन की रेट। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर more the concentration of the reactant, ठीक है, more will be the possibility of collision। तो रेट ऑफ रिएक्शन में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कौन सा रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट, क्योंकि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोलिजन्स के, और कोलिजन्स जो हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन के। तो आप सिंपली बोल सकते हो दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितनी ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कोलिजन्स की, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो ज़्यादा आपकी रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट फैक्टर। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड फैक्टर, फैक्टर 2, दैट इज योर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द reactant। As we know that in a reaction, ठीक है, old bonds are broken, old bonds किसमें, in reactants get broke and your new bonds are formed, किसमें, इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप हाई कब बोलोगे, जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यू वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे, मीन्स जितनी जल्दी आपकी ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे और जितनी जल्दी आपके न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो आपके ओल्ड बॉन्ड्स रिएक्टेंट के कब जल्दी टूटेंगे, ये कब जल्दी टूटेंगे, ठीक है, when reactant molecules bond are weak। तो जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड वीक होंगे, ठीक है, तभी वो क्या इजीली टूटेंगे, और जब जितनी जल्दी वो टूटेंगे उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, और जितनी ही जल्दी आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अगर आपके नेचर कैसा होना चाहिए रिएक्टेंट का नेचर इसी हिसाब से होना चाहिए कि जो उसके बॉन्ड्स हों वो क्या हों, वीक हों। तो जितने ज़्यादा उसके बॉन्ड्स वीक होंगे उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो,
दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाउ वीक इज़ योर रिएक्टेंट्स बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है, मेरे पास आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, आपके पास आयनिक रिएक्शन होगी, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और प्लस Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके बीच में एक्चुअल बॉन्ड होता ही नहीं है। जब बॉन्ड होगा ही नहीं, ठीक है, तब क्या करेंगे, ये आयंस आपस में एकदम से एक्सचेंज हो जाएंगी और प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ना कोई एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब बॉन्ड को तोड़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आयंस फटाफट क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल NaNO3 और आपका Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसकी बात करूँ या इसकी भी बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, नो बॉन्ड ब्रेकेज इज़ रिक्वायर्ड, कि बॉन्ड है ही नहीं तो ब्रेकेज की क्या ज़रूरत पड़ेगी। नो बॉन्ड ब्रेकेज इज़ रिक्वायर्ड, सो आयनिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, प्लेस वेरी फास्ट। तो सेकंड फैक्टर क्या था आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट था। तो आपको पता है रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। समझ आ गई बात। तो ओल्ड बॉन्ड्स तब फटाफट टूटेंगे जब वो क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आयनिक रिएक्शंस का। तो मैंने यहाँ पे क्या बात की, जो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक्चुअल बॉन्ड प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो जब बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं तो तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इजीली आयंस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट आपके फॉर्म कर देंगे। ठीक है, सोबर फैक्टर थर्ड इज़ सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो उससे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ वाटर ड्रॉपलेट्स। और आपको पता है आयरन का जो पीस होता है या आयरन की जो रॉड होती है, ठीक है, और सिंपली जो आयरन है, ठीक है, वो क्या कर जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, करोड कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर आयरन पीस। ठीक है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगी, करोजन। लेकिन आपकी ये करोजन कब ज़्यादा हो गया वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आयरन का पीस। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, आयरन के पीस के ऊपर आकर बैठ जाएंगी और बाय डूइंग सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसको क्या कर देंगी, करोड कर देंगी। ठीक है, तो ये थी सिंपल एक रॉड थी आपकी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस आयरन पीस को डिफरेंट पीसेस में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, या तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, ये था मेरे पास आयरन पीस, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ये था मेरे पास आयरन पीस। ठीक है, अब मैं इसको इस हिसाब से ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक पीस मैंने ये बना दिया, दूसरा पीस मेरा ये बन गया और तीसरा मेरा ये बन गया। तो मेरे पास अब पीसेस किस शेप में होंगे, एक पीस होगा ये, ठीक है, दूसरा पीस कौन सा बनाइए, नीचे वाला थोड़ा ऐसे जैसे बनाइए। थर्ड पीस कौन सा बना मेरा, लाइक दिस, ये वाला। और नेक्स्ट कौन सा बन गया आपके पास, ऐसे जैसे कुछ बन गया, ये फोर्थ पीस प्लस 4। ठीक है, फोर्थ पीस ये बन गया। तो देखो स्टार्टिंग में जब क्रोजन यहाँ पे हो रही थी तो वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ जो इस सरफेस पे बैठ पा रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो अब भी देखो ये वाला उसका जो सरफेस है ये क्या हो गया, मोर एक्सपोज हो गया रिएक्शन के लिए। मीन्स पहले जब ये कंबाइन थे सारे पीसेस तो जो ये वाले सरफेसेस थे ये वाटर की तरफ एक्सपोज नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने अब इसको ब्रेक किया तो अब क्या हो गया,
आयरन का ज़्यादा सरफेस एरिया क्या हो गया, वाटर के लिए एक्सपोज हो गया। तो ज़्यादा सरफेस एरिया जब वाटर के लिए एक्सपोज होगा तो मीन्स ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बैठेंगे सरफेस एरिया के ऊपर आके। तो जैसे कि आपके पास था ये वाला पीस, तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आके भी बैठ जाएंगे। यहाँ तो बैठ ही रहे थे लेकिन अब यहाँ पे आके भी बैठ जाएंगे। तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा जब मॉइस्चर के लिए, तो रिएक्शन भी क्या होगी कोरोजन वाली, फास्ट। ठीक है, तो विद सरफेस एरिया क्या हुआ, देखो अब सरफेस एरिया आपका इंक्रीज़ हुआ ना। स्टार्टिंग में सरफेस एरिया था ये, लेकिन जैसे ही मैंने उसको ब्रेक किया तो जो न्यू सरफेस एरिया भी क्या हो गया, अब एक्सपोज हो गया। तो वहाँ पे आके भी वाटर मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे इन एडिशन टू द दिस एक्सटर्नल वाला एरिया। ठीक है, तो रिएक्शन भी क्या होगी आपकी यहाँ पे फास्ट होगी। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या बोल सकते हैं, दैट योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा रिएक्टेंट का उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, तो आप इस कोरोजन वाला एग्जांपल लेके समझ सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, इस केस में जो पीस आपका टूटा नहीं था, यहाँ पे भी करोजन हो रही थी, इस केस में भी क्या होगी, करोजन होगी। लेकिन जो ये वाला केस होगा, जब मैंने उसको ब्रेक कर दिया है उसके बाद मैं वाटर ड्रॉपलेट्स के तरफ उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगी, करोजन आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू सरफेस एरिया भी क्या हो गया है, आयरन का एक्सपोज हो गया फॉर द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जितना ज़्यादा आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बैठेंगी आयरन के ऊपर आके, उतनी ही ज़्यादा उसकी करोजन होगी। यहाँ पे कम ही वाटर ड्रॉपलेट्स बैठ पा रही थी आयरन के ऊपर, लेकिन जैसे ही आपका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा तो वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा आके बैठ रही हैं, ज़्यादा आके बैठ रहेंगी, तो ज़्यादा आपकी करोजन होगी। ठीक है, दिस इज़ योर फैक्टर नंबर 3। सो नाउ योर फैक्टर नंबर 4 इज़ टेम्परेचर। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जो रिएक्शन को करवाना है फास्ट, तो कोलिजन्स होने चाहिए ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो टेम्परेचर वही काम करता है आपका। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है देन your kinetic energy of the reactants also increases। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बढ़ गई, मीन्स उनकी मोशन ज़्यादा बढ़ जाएगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की। जब मोशन ज़्यादा बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। जब वो ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मूव करेंगे, सिंपली बोल दो, ज़्यादा मूव करेंगे तो उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कोलाइड करने की। तो क्या बोल सकता हूँ, then the kinetic energy of reactant increases, so we can say that possibility of collision in between possibility of the collision in between the reactant molecules increases। पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की कोलाइड करने की, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, दैट योर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन। और जितना ये सिंपली आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है कि अगर आप 10 डिग्री राइज़ करते हो टेम्परेचर को, मीन्स मैंने 10 डिग्री सेल्सियस राइज़ किया टेम्परेचर को, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल वैल्यू के, मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू के क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप 10 डिग्री राइज़ करते हो टेम्परेचर में टू द इनिशियल वैल्यू, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी डबल हो जाएगी टू द इनिशियल वैल्यू। तो सिंपली अब हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, नाउ योर फैक्टर 5 इज़ प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। सिंपली हमने +1 में रीड किया हुआ है दैट योर कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कैसे इंक्रीज़ करेगा वो अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को करवाने के लिए, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में।
जनरली अभी हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए, रिएक्शंस को करवाने के लिए। रिएक्शंस को करवाने के लिए, ठीक है। और जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, जो आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स के पास अपनी एनर्जी भी होगी ना, लेकिन इन एडिशन टू दैट एनर्जी आपको और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को, सो दैट दे कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी को, द एक्सटर्नल एनर्जी we need to provide to reactants so that they can change it to products, ठीक है। तो जो आपके कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देते हैं, लो। तो आपके जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट, दिस इज द मेन थिंग, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी required for the chemical reaction to occur, ठीक है। हम जनरली ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को, रिएक्टेंट यहाँ पे है तो प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट होगा, तो इस माउंटेन को क्लाइंब करके आपका रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। और जो ये एनर्जी, इतनी सी एनर्जी चाहिए होती है आपको, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हो आप ई एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो आपका कैटलिस्ट है इसी को ही लो कर देगा, मीन्स इस कर्व को ही क्या कर देगा, लो। अब देखो इतनी सी एनर्जी चाहिए आपको, सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को करवाने के लिए, तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, कर्व को ही लो कर देता है। आप क्या बोल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी की जो कर्व है उसी को ही लो कर देगा आपका कैटलिस्ट, ठीक है। तो लो कर देगा तो रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिए, तो कम चाहिए तो फटाफट रिएक्शन हो जाएगी, मीन्स कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना रिएक्शन को करवाने के लिए, तो कम एनर्जी देंगे रिएक्शन को तभी वो क्या जाएगी, फटाफट हो जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। इससे क्या होगा, द रिएक्शन रेट विल गेट हाई, ठीक है। तो आपका कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ही लो कर देता है रिएक्शन की, उससे क्या होगा, हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो रिएक्शन फटाफट ही हो जाएगी, मीन्स रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, हाई। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर, बाय डूइंग सो दे इंक्रीज द रिएक्शन रेट। योर फैक्टर नंबर 6 इज एक्सपोजर टू रेडिएशंस, ओके। एज वी नो दैट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, जो आपकी रेडिएशंस होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, फोटोन से। और जो आपके फोटोन्स हैं वो होते क्या एक्चुअल में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो ये फोटोन्स हैं ये क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है, ठीक है, कि जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, गेट ब्रेक, ठीक है। तो जब ये फोटोन्स फॉल करेंगे किसके ऊपर, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो क्या करेंगे, ये फटाफट रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करेंगे। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा रेडिएशंस का उतने ही ज़्यादा फोटोन्स मिलेंगे, जितने ही ज़्यादा फोटोन्स मिलेंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स पे पड़ेंगे और रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को क्या कर देंगे, ब्रेक। और जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतनी ही जल्दी आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। और सिंपली आप बोल सकते हो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी,
हाई। तो जो आपकी रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करवाने में हेल्प करती हैं। तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा रेडिएशंस का तो ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकेज होगी किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the exposure of the radiations. Okay, so these are our 6 factors which affects the rate of the reaction. So if you like my work, please like, share and subscribe. And if you have any query, you can comment in the comment section. Thank you.